चातुर्य तुझी ही धडाडी, आकाश पाठीवरी झेपवेडी, मनातील स्वप्ने साकार करता तुझ्यातील स्वत्वास येते उभारी, तुझे चांदण्याचे आकाश हळवे तू पेलून धरतेस क्षितिजा सभाळी, तुझे चंद्र तारे उजळती मनाना तू सावित्री होतेस, आकाश पेलताना, आकाश पेलताना, आकाश पेलताना, आकाश पेलताना. किरण राव, दिग्दर्शिका, निर्माती, पटकथाकार, लेखिका आणि सामाजिक बांधिलकीची समज आणि जाण असलेली एक संवेदनशील नागरिक. किरण राव यांचा जन्म एका सुसंस्कृत मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. किरण राव यांचं पदव्युत्तर शिक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ नवी दिल्ली इथे झालं. मात्र त्यांच्या सिने कारकिर्दीची सुरुवात लगान या इतिहासात महत्वाची नोंद झालेल्या चित्रपटात सहाय्यक दिग्दर्शिका म्हणून झाली. लगान या चित्रपटात त्यांनी सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांची सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केलं. स्वदेस, वी द पीपल या चित्रपटातही त्यांनी आशुतोष गोवारीकर यांची सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केलं. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या दिग्दर्शिका मीरा नायर यांच्या सोबतही किरण राव यांनी मॉन्सून वेडिंग या चित्रपटासाठी सहाय्यक दिग्दर्शिका म्हणून काम केलं. पुढे आमिर खान प्रोडक्शन्स या बॅनर खाली त्यांनी मुंबई शहराच्या प्रेमाखातर धोबी घाट या चित्रपटाचं लेखन दिग्दर्शन केलं. भारतीय समाज जीवन, इथलं स्त्री जीवन, नातेसंबंधातले गुंते या सगळ्याची संवेदनशील दखल घेत नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या लापता लेडीज या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं. हा प्रवास अद्वितीय आहे. मंडळी नमस्कार. तिचे आकाश पेलताना या कार्यक्रमात मी अरुंधती भालेराव आपल्या सगळ्यांचं सहृदय सहर्ष मनपूर्वक स्वागत करते. एक चित्रपट दिग्दर्शिका आज माझ्याबरोबर आहेत, ज्या नुसत्या चित्रपट दिग्दर्शिका नाहीत, त्या सिनेमॅटोग्राफर आहेत. मास कम्युनिकेशनमधनं जामियामधनं त्यांनी डिग्री घेतलेली आहे. त्या स्क्रिप्ट रायटर आहेत, निर्मात्या आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एक संवेदनशील नारी आहे. बडी सहज और प्यारी है. मी बोलते अर्थातच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या लापता लेडीज या चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका किरण राव यांच्याबद्दल. किरण जी, आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत. वाह, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए. আমরা আপনাকে शबो तो जाना है. अरे वाह, अपनी बांग्ला बोले. माय गॉड, लिंग्विस्ट. यस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. बहुत सारा प्यार मिल रहा है. रुकिए रुकिए, इसका जवाब मुझे कोंकणी में चाहिए. अच्छा, मग बहुत चांग दिसतं असं आता. एक्चुअली मराठी भी बीच बीच में आ जाता है. कोंकणी और मराठी का मेल इतना है. बिल्कुल. खूब आनंद वाटते आता. कोंकणी में कैसे कहेंगी आप ये? मकभो खुशी झाल्या. और बांग्ला में? আমাকে खूप आनंद होচ্ছে, खूप भालो लागছে. तुम्हाला नक्की प्रश्न पडला असेल की मी यांना याचं उत्तर कोकणीमध्ये का विचारलं, तर तुम्हाला सांगायला मला आवडेल. किरण राव यांचा जन्म मंगलोरचा आणि पुढचं काही शिक्षण कोलकातामध्ये झालं. जामिया दिल्लीमधनं त्यांना मास कम्युनिकेशनमध्ये डिग्री घेतली. आई कोस्टल कर्नाटकामधली आणि हिंदी मराठी बरोबर बांग्ला आणि कोकणी या भाषेवर त्यांचं खूप प्रभुत्व आहे. म्हणजे म्हैसूर, हैदराबाद, कोलकाता, त्याच्यानंतर दिल्ली, मुंबई, कोस्टल कर्नाटका, इतका सगळा प्रदेश फिरल्यानंतर कैसा रहा ये सफर? मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे इस परिवार में जन्म मिला जहाँ
बहुत ही सहज सिंपल तरीके से हम बड़े हुए, लेकिन हमारा बहुत एम्फेसिस, क्या कहते हैं, बहुत जोर दिया जाता था इस पर कि आप अपने ज़िंदगी के साथ क्या करेंगे, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं, या आपकी आइडियाज़ क्या हैं, आइडियाज़ के पे, ख्यालों पे बहुत जोर दिया जाता था। तो इस बात से नहीं कि आप कितना पैसा कमाएंगे या तरक्की उस तरह से नहीं देखा जाता था। हाँ। कलकत्ते की वो एक बात भी है। तो जन्म वहाँ कलकत्ते में जब हुआ, मिडिल क्लास फैमिली थे, मेरे फादर वहाँ स्टील कंपनी में काम करते थे, मेरी माँ टीचर थी। अच्छा। हाँ, दोनों अब बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दी उन दोनों ने हमें, और ये एक सीख दी कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, जो भी करना है करिए, लेकिन अपने आप पर निर्भर रहो। आता दिल्ली जामियामधनं मास कम्युनिकेशन केलं आणि नंतर लगान सारखा एपिक फिल्म, तर लगानला तुम्ही एडी म्हणून असिस्टंट डिरेक्टर म्हणून काम केलं. मला वाटतं तो पहिला अनुभव होता. तर ह्या लगानचा असिस्टंट डिरेक्टर म्हणूनचा तुमचा अनुभव नक्की कसा होता आणि नक्की तुमचं कशा प्रकारचं काम होतं त्याच्यात? तो मैं जब आई बॉम्बे मैस कम्युनिकेशन करने के बाद, हमने बहुत पढ़ा था कि फिल्म, हमने मास्टर्स को पढ़ा था जो फिल्म्स बनाते हैं, सत्यजीत रे, फेलिनी, तारकोव्स्की, इन सब की का काम पढ़ा था। पर आकर हमें हिंदी फिल्म में फाइनली हमें वहीं जाना था, क्योंकि हमको फिल्म्स बनानी थी, हमको फिक्शन की कहानियाँ बनानी थी, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था फिल्मों में जाने के लिए। तो जब मैं पहले मुंबई आई तो मुझे लगा कि काम तो करना है, मुझे अपना रेंट पे करना है, घर भाड़े पे लिया था। तो मैंने एडवर्टाइजिंग में कुछ साल काम किया एज एन एडी, और एडवर्टाइजिंग से बहुत मुझे एक तरह से सारे उसके डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा अनुभव मिला। हाँ। क्योंकि आप कॉस्ट्यूम्स भी करते हैं, प्रोडक्शन थोड़ा भी करते, जो सब कास्टिंग वगैरह। तो मैं काफ़ी मंझ चुकी थी, 1-1.5 साल मैंने वो किया, और फिर जब एक ऑफर आया कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनूं लगान पर, तो मैंने कहा वेरी गुड। तो मुझे लगा कि बहुत सारा सीखने को मिलेगा, हिंदी फिल्म पूरे स्टार्ट टू फिनिश शूटिंग देखने को मिलेगा। तो मैं गई ये सोच के कि हमने गांव में, पूरा गांव तैयार हुआ था ना, आपने देखा होगा मेकिंग ऑफ लगान में दिखाते हैं कि गांव बनाया था, कुनरिया गांव के पास हमने, दूर था थोड़ा भुज से। और मुझे लगा वाह, हम सेट पे रहेंगे, देखेंगे कि कैसे शॉट टेकिंग होता है, डायरेक्टर क्या करते हैं। लेकिन मेरा काम ये था कि मुझे मेकअप रूम में बैठ के कुछ 100 लोगों को तैयार करनी थी। सुबह के 4:30 से लेकर जब तक शूटिंग शुरू होती थी, रेडी। और वो फिल्म भी ऐसी थी कि हर कोई के एटलीस्ट आधे घंटे तक मेकअप होता था, क्योंकि बड़े बड़े दाढ़ियाँ, विग्स थे, औरतों के लिए बड़ी ड्रेसेस थे, तो मुझे और अकेले संभालना था। तो कभी ऐसा लगता था किरण कि क्या करने आई हूँ और क्या कर रही हूँ? क्योंकि मैं बिल्कुल मैं अक्सर ये सोचती थी कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं देखूं क्या होता है। कभी कभी मैं वॉक द एक्टर बोलते हैं, वॉक द एक्टर का मतलब ये है कि आप एक्टर को तैयार करके आप बाहर ले आइए, बिल्कुल सेट तक। तो उस एक दो जब सेट में मौका मिलता था, दिन में 2-3 बार मैं सेट पे चली जाती थी, एक कप चाय सबके साथ, या कभी कभी ज्यादा एक्स्ट्राज रहते थे तो मुझे एक्स्ट्राज को संभालने का काम मिलता था। लेकिन एक माहौल ऐसा टीम वर्क का बना हुआ था कि कभी नहीं लगा कि कि ये काम बहुत ज्यादा है, ये या बेकार काम है। लगा कि मैं जो कर रही हूँ, मैं अगर नहीं करती तो ये फिल्म नहीं बन पाती। करेक्ट। तो एक तरह से एक एहसास हो जाता है कितना हम सबको एक ही दिशा में पुल करना है, पुल इन द सेम डायरेक्शन, तो बहुत मजा आया। मेरी जिंदगी बदल गई एक्चुअली, क्योंकि काफी दृष्टि से जिंदगी हाँ, ये इतने सारे लोगों से काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद उसी साल में मैंने मॉनसून वेडिंग पर काम मैं किया। आने वाली हूँ उसके ऊपर। तो मेरी वहां से शुरुआत हो गई फीचर फिल्म्स में। आकाश पेलताना
तो क्या ये सोचा था कि मुझे फिल्मों में ही काम करना है, फिल्मों से रिलेटेड वर्क में ही जाना है? ऐसे सोचा था आपने? एक्चुअली जब जामिया में सिखाते हैं मैस कम्युनिकेशन तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं। एक तो द विजुअल साइड जो आपको फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी उन सब का है, उसके एलाइड टेक्निक्स हैं, एडिटिंग, साउंड वगैरह। हमको रेडियो सिखाया जाता था, हमको और थियोरी और उस टाइप का। तो साउंड, विजुअल और थियोरी। हाँ, तो उसमें ज्यादातर लोग टेलीविजन वो 90s लेट क्षेत्र के 90s थे। का जमाना था, बिल्कुल। तो सब लोग टीवी के क्षेत्र में खास तौर से न्यूज के क्षेत्र में जा रहे थे। अच्छा। एनडीटीवी उस वक्त काफी 2-4 साल चर्चे पहले में बनी था। थी। हाँ, एक्चुअली उससे पहले बनी थी, लेकिन केबल का वो हाँ। एक जो माहौल था, एक्सप्लोजन हो गया हाँ, था हाँ, हाँ। लेट 90s बिल्कुल। में। तो मेरे काफी सारे दोस्त वहां चले गए। मैं अकेली मुंबई आ गई क्योंकि मुझे पता था कि मुझे फिल्म बनाने हैं। मुझे एक्चुअली मैं कहानियाँ काफ़ी सोचती हूँ, आइडिया स्टोरीज के, और परफॉर्मेंस में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं खुद एक्टिंग करती थी कॉलेज में, म्यूज़िक में मेरा शौक़ है, राइटिंग, पोएट्री। तो मुझे लगा ये एक आर्ट फॉर्म है, एक कला है जिसमें ये सब काम एक साथ घुल मिल के फिल्म बन जाते हैं। आप संगीत ले लीजिए या फिर म्हणजे फक्त दिग्दर्शनातच इंटरेस्ट नव्हता, तर त्याच्याशी संबंधित बाकी जी अंग आहेत सगळी, त्या सगळ्यांमध्ये इंटरेस्ट होता। हो। जसं की म्युझिक आहे, कॉस्ट्युम आहे, Correct. किंवा लाईट्स आहेत, परफॉर्मन्स आहे, सो क्रिएटिव्हिटीच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट होता। और मुझे लगता है डायरेक्टर को इसकी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। आप आपका सिर्फ शॉट टेकिंग का काम नहीं है। बिल्कुल। एक तरह से त्याच्या सगळ्या अंगांची त्याला माहिती पाहिजे। एक जो सीन या शॉट या जो भी मोमेंट है, जो भी आप दिखाना चाहते हैं, उसके एकदम नस तक पहुंचने की जो एक बात होती है, चाहे वो लाइट के साथ हो या परफॉर्मेंस या कॉस्ट्यूम या जो पूरा माहौल आप बना रहे हैं, मीज़ॉन सेन उसके अराउंड, या फिर संगीत जो आप डालेंगे बाद में। तो हर एक क्षण का एक बहुत सारे पहलू होते हैं। तो ये सिर्फ आप शॉट कैसे लगाएंगे ये होता नहीं है। Correct. आपको ह्यूमंस मतलब लोगों के जो जज्बात है वो भी समझना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्शन में। मी जेव्हा मेकिंग ऑफ लगान वाचलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं खूप मोठी टीम होती लगानची। केवढा मोठा तो सगळा, अरे बापरे। एक म्हणजे इट वॉज लाईक अ फेस्टिवल अँड दॅट इज फॉर 6 months। सो लगानच्या ह्या प्रोसेसमध्ये असं कधी घडलं का की 11th आवरला काहीतरी प्रचंड संकट आलं, प्रॉब्लेम आला, आणि मग तुम्ही ते सगळ्यांनी मिळून कसं फेस केलं? एक्चुअली एक बड़ा संकट ये हुआ कि जब हम लोग क्रिकेट शूट कर रहे थे, वो फाइनल क्रिकेट मैच, तो करते करते हमें पहले तो आशुतोष, आपने फिल्म देखी है मेकिंग ऑफ? हाँ, तो आशुतोष को वो स्लिप डिस्क हो गया था। तो वो एक बहुत हमारे लिए मुश्किल बात हो गई कि हम लोग कंटिन्यू कैसे करें, क्योंकि आशु को हिलने को अलाउड नहीं था। हाँ। तो बाकायदा बेड बनाया गया उनके लिए सेट पे, जहाँ से वो उनको डायरेक्ट करना पड़ा। बहरहाल वहाँ से जब हम क्रिकेट शूट कर रहे थे तो पेपर पे 5-day मैच लिखा था हमारे स्क्रिप्ट में, और एक्टर्स ऐसे कास्ट किए गए जो क्रिकेटर्स नहीं थे। तो जो बहुत ही मोटा प्रॉब्लम ये रहा हमारे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि शॉट टेकिंग में इतने टेक्स और एक्टर्स को चोट भी लग रहे हैं, किसी का यहाँ से कंधा डिसलोकेट हो रहा है तो किसी को बॉल आप आंख पे जाके लग रहा है। तो बहुत सारे इस तरह के, और संकट ये आया कि टाइम इतना बढ़ गया कि प्रोडक्शन को लगा 3 महीने में जहाँ खत्म होने वाली है वो हमें नहीं होने वाला है। तो फिर आमिर और रीना जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने सबको बुलाया और बैठाया और कहा कि भाई हमारी शूटिंग खत्म नहीं होने वाली है, तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप प्लीज हमारे साथ और 1-1.5 महीना रहिए। माय जो गॉड, कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने हो चुके थे। और बहुत लोगों को फैमिलीज याद आ रहे थे, थक गए थे बहुत धूप में कर करके।
तो वहाँ एक आई थिंक सबके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट रहा। और सबने, क्योंकि आमिर और रीना इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स थे और सबका इतना ख्याल रखते थे कि किसी को उनको लेट डाउन नहीं करना था, उनको बिल्कुल सपोर्ट करना था बिल्कुल। तो वो सबके लिए एक मोमेंट था इस तरह का कि कैसे हम लोग अभी 1.5 महीना और उसके बाद और एक 1.5 महीना हो गए 3 और महीने हो गए, डबल टाइम काउंटडाउन शुरू हो गया और अचानक समझ गया कि और रहना है। और हर 1.5 महीने के बाद फिर 1.5 महीना, तो वो एक्चुअली सबसे ज्यादा एक मोमेंट था सबके लिए कि अभी हम और कैसे अपना फिर एनर्जी निकाल के करें। मुझे भी लगा। और फिर अनिल मेहता ने मुझे बैठ के बताया कि कभी किसी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना। जब आपने किसी चीज़ को, किसी काम को उठा लिया है तो भले ही वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा आपके लिए अच्छा नहीं हो, लेकिन उसको ख़त्म अपनी तरफ से ज़रूर करना। मला असं वाटतं किरण की जेव्हा फिल्मचं मेकिंग सुरू होतं किंवा प्रोसेस सुरू होती तेव्हा वाटत होतं लगान इतका हिट होणार आहे? नहीं, हमको बिल्कुल एहसास नहीं था, क्योंकि एक्चुअली पहले तो मेरा इतना हिंदी फिल्म्स के साथ बहुत कम देखने का भी तजुर्बा और काम करने का तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे एहसास बिल्कुल नहीं था कि क्या होने वाला है। और फिर हम लोगों ने इतना शूट किया था कि एक तरह से हमने ऑब्जेक्टिविटी जो है अपनी, हम कंफ्यूज थे कि क्या होने वाला है, इतना क्रिकेट शूट हुआ है, कैसे होगा ये फिल्म। और जब आमिर ने बुलाया एक रफ कट दिखाने, वो विदाउट क्रिकेट 4.5 घंटे की थी। माय गॉड। तो हमने जब देखी तो हमने कहा ये कैसे काट के करेंगे, फिल्म कैसे बनेगी। एडिटर हाँ, क्रेडिट गोस टू एडिटर आमिर और आशु ऑफ कोर्स। तो बहुत उन्होंने काम किया एडिट पे। और जब फाइनली हमने फिल्म देखी तो हमें लगा कि हाँ, as you know, it's a very beautiful teamwork we can say. Yeah, and the film is about that also. Yeah. किरण, आशुतोष गोवारीकर, अद्वैत चौहान, नितेश तिवानी, मीरा नायर, इतने लोगों के साथ आपने काम किया है, इतक्या लोकांबरोबर काम केलंय. प्रत्येक दिग्दर्शकाचं वेगळं अस्तित्व असेल, वेगळं काम असेल, काम करण्याची प्रोसेस असेल. तर एडी म्हणून तुला त्यांच्याकडनं काय वेगळं प्रत्येकाकडनं शिकायला मिळालं? बिल्कुल सही कहा आपने। हर एक डायरेक्टर का काम करने का तरीका अलग है, सोचने का तरीका अलग है। जिन चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं या जोर देते हैं वो भी अलग है। जैसे मॉनसून वेडिंग पर मैंने एक मीरा नायर से ये सीखा कि जो उनमें एक तरह से पैशन है फिल्म बनाने को, फिल्म बनाने के प्रोसेस में, एक तरह से वो कोई भी चीज़ किसी से भी ना नहीं एक्सेप्ट करेंगी, सुनना चाहती। वो एकदम से जो उनका मकसद है वो पूरा ही करेंगी। उल्टा आशुतोष, उनका भी मकसद ये है कि मुझे फिल्म तो बनानी है, लेकिन वो बहुत प्यार से काम निकाल लेते हैं। उनको वो किसी पे प्रेशराइज नहीं करते हैं। तो लोगों का मैनेजमेंट मैंने आशु जी से सीखा। एक तरह से डोंट अनपुट डाउनेबल जो कहते हैं ना, जो कभी किसी को रोक नहीं सकता, वो मैंने मीरा से सीखा। हे झालंच पाहिजे, हे झालंच पाहिजे। शी डजंट माइंड, विल कम बैक एंड डू इट, बट आई मीन एंड एवरीबडी फील्स लाइक दैट। बट एक तरह से उनकी एक क्वालिटी है कि बहुत ही ड्रिवन क्वालिटी है, उनका एक एनर्जी है सेट पे। और आशु का एनर्जी है कि सबको शांत होना चाहिए, सबको प्यार से काम करना चाहिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके साथ काम करके मैंने स्वदेश भी किया उनके साथ, तो बहुत उनसे वो सीखने को मिला। बहुत सपोर्ट करते हैं अपने क्रू को। आमिर से भी यही सीखा। तारे ज़मीं पर एक्चुअली मैं एडी भी थी, एसोसिएट प्रोड्यूसर भी थे। एक्चुअली सुनील पांडे जो अभी डायरेक्टर हैं वो भी एडी थे, लेकिन वो हमारी लगान के बाद फर्स्ट प्रोडक्शन थी आमिर खान प्रोडक्शंस की। तो एज अ टीम हम लोग सब वापस घुस गए थे, एज प्रोड्यूसर भी, एडी भी, सब कर रहे थे साथ में। तो बात तो सही है। अद्वैत से ये सीखा कि किस तरह से वो सबको हंसते हंसाते काम करवाते। मैंने बहुत टाइम सेट पे नहीं स्पेंड किया नितेश जी के साथ, लेकिन उनका एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि उनकी जो
खुद की जो ह्यूमर है और जो क्वाइटनेस है वो उनके सेट पे बहुत नजर आती है। वो बहुत आपको पता नहीं चलेगा नितेश जी कहाँ बैठे हैं, यू नो वो एकदम अंडर द रेडार काम करते हैं, बहुत रिलैक्स्ड क्वाइट, चुपके से देखते रहते हैं। और पर जो चाहिए उनको वो निकाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत बॉम्बास्टिक नहीं है सेट पे उनका, बहुत ये जो वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी म्हणजे त्याच्यामुळे कलाकारांना प्रेशर येत नाही काम करताना, फ्रीनेस असतो. करेक्ट. आकाश पेलताना. इतक्या लोकांबरोबर एडी म्हणून काम केल्यानंतर आता धोबीघाट सारखा विषय तुला का घ्यावासा वाटला? म्हणजे कशामुळे धोबीघाटचा विषय लोकांपुढे मांडावा हा विचार तुझ्यामध्ये मनामध्ये आला? आणि आमिर खान सारख्या कसलेल्या नटाला, ज्याला चित्रपटाच्या सगळ्या अंगांचा अभ्यास आहे, त्याच्याकडनं काम करून घेणं दिग्दर्शक म्हणून हे काय आव्हान होतं? तो एक्चुअली मैं बहुत सालों से लिखना चाह रही थी एक कहानी मुंबई पर. अच्छा. क्योंकि ये मैंने कॉलेज किया है, सोफाया कॉलेज में मैंने बीए किया था, और फिर मैं दिल्ली से जब लौट के आई तो मुझे ये शहर ही एक तरह से एक कैरेक्टर लगता है मुझे. शहर का कैरेक्टर इन सब पात्रों से निकल के आए, वैसा एक कुछ कहानी मैं लिखना चाह रही थी. तो मैंने लिखा 2005 में एक्चुअली. हम आमिर के साथ थे उस वक्त, और आमिर की रंग दे बसंती की शूटिंग चल रही थी, तो हम पंजाब घूम रहे थे, तो वहाँ हमने कहानी बैठ के लिखा जब आमिर शूट पे थे. और डर डर के मैंने आमिर को सुनाया, क्योंकि आमिर बहुत अच्छे कीन है, बहुत अच्छी सेंस है उनको स्क्रिप्ट्स की, बिल्कुल, कि किस तरह से कि वो ऑडियंस जैसे सुनते हैं. वो एकेडमिकली नहीं सुनते कि ये ठीक है वो ठीक नहीं है, वो रिएक्टिव ऑडियंस जैसे सुनते हैं. तो उनको बहुत अच्छी लगी, और आमिर ने कोई भी पॉइंट्स नहीं दिए मुझे. अच्छा. मतलब बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं, ऐसे क्या ऐसा बनाना है, हम प्रोड्यूस करेंगे. मुझे बहुत अच्छी लगी. वेरी गुड. और फिर उन्होंने कहा कि उनको एक्ट भी करना है उसमें. तो वो मैंने एक्चुअली, मेरे मन में नहीं था कि मैं इतने बड़े स्टार को लूं, क्योंकि मैं मुंबई के रास्तों पे शूट करना चाहती थी, सड़कों पे, बाजारों में, रियल लोकेशंस में शूट करना चाहती थी. तो थोड़ी तकलीफ होती, थोड़ी तकलीफ तो जरूर होती. और उसके अलावा मुझे लगा कि बाकी जो एक्टर्स हैं सारे नए, बिल्कुल, कुछ तो नॉन एक्टर्स, कभी उन्होंने कुछ इससे पहले किया नहीं था. और इनफैक्ट एक कैरेक्टर ने तो कभी किया भी नहीं, उसके 1-2 फिल्म करके वो शूट करती नहीं है, वो एक्ट करती नहीं है, जिसने यास्मीन का रोल प्ले किया था. तो मैंने कहा वो इसमें कैसे फिट होएंगे. तो मुझे वही डर था कि वो थोड़े निकल कर आएंगे फिल्म से. आपको जो रियलिज्म, जो एक तरह से समा जाने की क्वालिटी मुझे चाहिए थी फिल्म में, जो आप भूल जाएं कि ये फिल्म है, और आप ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री एस्क बिल्कुल हो के लगता है कि हाँ ये लोग रहते होंगे. वो आमिर को देखते ही आपको लगेगा ये फिल्म है. तो ये बात हमने बहुत एक दूसरे से डिस्कस किया. हमने सोचा कि किस तरह से हम इसको अवॉइड करें. और आमिर जैसे आपको पता है, एज एन एक्टर वो जो भी डायरेक्टर चाहते हैं, और वो एकदम से डायरेक्टर की विजन को बनाने में अपने आप को मतलब इंटरफेयर नहीं करते, अपनी राय देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन उनका ऑलवेज ये उद्देश्य रहता है कि आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए एज अ डायरेक्टर. तो फिर मैंने उनके बाल कटवाए. वो बाल कलर करते थे, मैंने कहा बाल कलर नहीं कर सकते. ये सारी चीजें उन्होंने की, और उन्होंने सुनी. हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट वो भी उसमें, क्योंकि उनका पूरा पर्सनालिटी मुझे एक बहुत रेगुलर नॉर्मल पर्सन, पेंटर का रोल है, तो जो अपने लुक्स पे इतना ध्यान नहीं दे, ज्यांना नाव नाही, ज्यांना फार चेहरा नाही, जे एस्टॅब्लिश नाही, प्रस्थापित नाही, अशा लोकांना घेऊन खूप तू काम करतेस. बॉक्स ऑफिसचं टेन्शन नाही येत का? ते ऍक्च्युली तुम्हाला आमिरला विचारायला पाहिजे. बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर होने के नाते उनको एक्चुअली मुझे ऑलवेज
ये फील होता है कि वो इतना सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को कि एज अ प्रोड्यूसर वो अपना पैसा इस पे रिस्क इट्स अ रिस्क करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। उनको भी पता है कि नॉन एक्टर्स लेने का क्या फायदा है। करेक्ट। तो एक्चुअली आमिर जैसे प्रोड्यूसर रहे तो ही ऐसे फिल्म्स बन सकते हैं, ये मेरा मानना है। और उनको ये पूरा यकीन है कि ऐसे फिल्म हिट होते ही हैं ऐसे लोगों को लेने क्योंकि वो सब्जेक्ट पे जाते हैं। करेक्ट। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी जो स्टोरी है उसकी अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आप बड़े स्टार्स लें, क्योंकि आपकी शूटिंग मानिए बाहर कुछ फैंसी लोकेशंस में है या फिर ग्लैमरस की कोई रिक्वायरमेंट है कि आप बहुत ग्लैमरस हो, बहुत कॉस्ट्यूम्स ऐसा हो, या फिर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो स्क्रिप्ट में, तो फिर आप स्टार्स ही लें, क्योंकि वो वैसा बजट आपको सपोर्ट करने के लिए आपको स्टार्स की ज़रूरत होती है बॉक्स ऑफिस में। लेकिन जब स्टोरी की एक ज़रूरत है कि सादगी हो, रियलिज्म हो, या फिर ऐसी कहानी हो जो आपको लगे कि ये वाकई हुआ है, और आप उसमें ऑडियंस को एक तरह से एक झलक रियल लाइफ का दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप एक्चुअल चेहरे जो इसको बहुत करेक्टली फिट हो वो ही लें। मंडळी, किरणराव हा स्वतःच एक सकारात्मकतेचा, ऊर्जेचा, उत्साहाचा धबधबा आहे, वादळ आहे ते. DP म्हैसकर फाउंडेशनच्या अध्यक्षा सुधाताई म्हैसकर, ऐकूया काय म्हणतायत ते. आमचा व्यवसाय सुरू करताना आमचे जे भागीदार होते ते आम्हाला अशाच रीतीने खत भेटले की तुम्हाला जो प्रॉफिट होईल तो त्यांच्या स्वतःच्या खिशात ते ठेवायचे. व्यवसाय वाढवायचा असला तर आपला प्रॉफिट जर तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये घातलात तर तुमचा व्यवसाय आणखीन जोरात पुढे जाऊ शकतो. पण तो प्रॉफिट जर तुम्ही घातला नाही तर तुमचा वाढू शकणार नाही व्यवसाय. त्यासाठी प्रॉफिट लक्षात ठेवला पाहिजे की आपण किती घ्यायचा आणि बिझनेसमध्ये परत किती घालायचा. तो घालणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण तुमचं हे वाढलं उत्पन्न तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकाल. तुझे चांदण्याचे आकाश हळवे तू पेलून धरतेस क्षितिजा सभाळी.